जिसमें कि सुप्रिया सुले के पास 21% के करीब शेयर था, 20.8% ज्वाइंट शेयर था। तो इसलिए जनरली ज्वाइंट शेयर होल्डिंग्स में आधा आधा माना जाता है, यानी कि उसकी यदि ओनरशिप देखी जाए तो 10.4% सुप्रिया सुले के नाम पे रहेगा और 10.4% जो है ये उनके हस्बैंड सदानंद सुले के नाम पे जाएगा। ये अजीत पवार ने अपनी चचेरी बहन को और उनके हस्बैंड को 348 एकड़ जमीन, जो कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उसका नीलाम होना चाहिए था, मुफ्त में उन्होंने इनको इनके बिजनेस पर्पज के लिए, इनके कमर्शियल पर्पज के लिए दे दी। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 2006 में सुप्रिया सुले और उनके हस्बैंड और कुछ लोगों ने, मेनली सुप्रिया सुले और उनके हस्बैंड ने लेक सिटी कॉर्पोरेशन से अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी। उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी, ठीक है, उनके पास शेयर थे, उन्होंने बेच दिए, वो कहेंगे। लेकिन किस कीमत से बेचे? 2008 में लवासा कॉर्पोरेशन में एक्सिस बैंक जो बड़ा नामी बैंक है, अब पता नहीं उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट किया या गलत इन्वेस्टमेंट किया, कैसे इन्वेस्टमेंट किया, इसी बात से मैं अचंभित हूं कि एक्सिस बैंक जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लवासा में जैसे बात की चीज आप देखेंगे, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया, उस पर स्टे लग गया और उस पर जो है काफी दिन काम बंद रहा। अभी भी काम धीरे धीरे वो शुरू कर रहे हैं, लीगल पोजीशन क्लियर नहीं है। एक्सिस बैंक जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पूरी की पूरी बड़ी एक लीगल टीम है, उसने कहा कि लवासा कॉर्पोरेशन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए और उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की उन्होंने जून 2008 में इसका असेसमेंट किया एक्सिस बैंक ने। और इसके विषय में मैं एक प्रेस नोट पढ़ता हूं, ये जो है उससे आपको साफ विदित हो जाएगा कि ये क्या है। ये प्रेस नोट कहता है, एक्सिस बैंक इन्वेस्ट ₹250 crore in Lavasa at 10,000 crore valuation. Axis Bank has invested ₹250 crores in Lavasa Corporation Limited, a subsidiary of SCC Hindustan Construction Company Limited, in the form of convertible preference shares and convertible debentures. Based on the above investment, the equity valuation of Lavasa works out to ₹10,000 crores. अब 10,000 करोड़। 2006 में सुप्रिया सुले ने 10.4% अपना शेयर, 10.4% अपने हस्बैंड का शेयर लवासा कॉर्पोरेशन को बेच दिया और उससे 2 साल से पहले, उसके बाद एक्सिस बैंक ने इसका 10,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन किया। कितनी उसकी कीमत होनी चाहिए? अगर उन्होंने उसको किया है और लगभग 1.25 साल में उसकी कीमत कितनी बढ़ सकती है? चलिए अगर दुगनी हो गई, तो जब सुप्रिया सुले ने बेचा तो उस कंपनी की कीमत कम से कम 5,000 करोड़ होगी। लेकिन सुप्रिया सुले ने जब अपना एफिडेविट दिया 2009 में, और उस समय उन्होंने अपना जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन को उन्होंने बोला कि मेरी जो निजी संपत्ति है कुल 15 करोड़ रुपए है, और ये 15 करोड़ जो संपत्ति है उनकी अभी की नहीं है, वो पहले से जो अन्य सोर्सेज से अर्जित है वो भी संपत्ति है। यानी कि यदि हम सोचें कि 15 करोड़ रुपए की संपत्ति सुप्रिया सुले के पास, उनके फ्लैट्स हैं, उनकी जो बाकी संपत्ति है, उसमें से यदि 10 करोड़ रुपए उनकी पहले से अर्जित की हुई संपत्ति है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 5 करोड़ रुपए में सुप्रिया सुले लगभग 5 हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, इतने पैसे में सुप्रिया सुले ने 10.4%, 10.4% अपना वो शेयर बेचा जिसको एक्सिस बैंक ने 2 साल के भीतर, 1.25 साल में 10,000 करोड़ रुपए का आकलन किया। 10.4% शेयर 10,000 करोड़ में होता है 1,040 करोड़। अगर उसकी कीमत 1.25 साल में दुगनी भी हो गई तो इसकी जो है कीमत होगी 520 करोड़ रुपए। अगर चौगुनी भी हो गई तो इसकी कीमत होगी 270 करोड़ रुपए।
10.4% की कीमत यदि 270 करोड़ रुपए होती है, तो सुप्रिया सुले ने जो 2009 में लोकसभा में अपना एफिडेविट सादर किया, उस समय उन्होंने ये कैसे कह दिया कि ये जो है सिर्फ उनके पास 15 करोड़ रुपए की अभी तक पूरी अर्जित संपत्ति है। 10 करोड़ भी यदि उनको लवासा से मिला है, तो क्या वो पैसा क्या है? ये एक बहुत ही बड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक्सरसाइज लगती है मुझे। ये आप डॉक्यूमेंट्स देख के आप खुद ही निश्चय करिए। ये स्कैम चलता रहा और महाराष्ट्र के एक काफी नामी ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, आज सुबह मैंने उनसे बात की और उनसे मैंने अनुमति ली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं क्या आपका नाम बोल सकता हूं। उन्होंने बोला है ठीक है, आप उनका नाम बताइए। और ये हैं मिस्टर रमेश कुमार, IAS ऑफिसर, जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि पूरी सरकारी जमीन का वो एक हकदार होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये पूरे ट्रांजैक्शन का एक बड़ा ही घनघोर आक्षेप लिया और उन्होंने ये कहा कि ये जमीन जो है सरकार ने अर्जित की थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अर्जित की थी, यानी कलेक्टर ने अर्जित की थी। उन्होंने कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए दी थी और उस प्रोजेक्ट के लिए न यूज करते हुए उन्होंने लगभग मुफ्त में ये पूरी की पूरी जमीन जो है सुप्रिया सुले की जो कंपनी बताया, लेक सिटी कॉर्पोरेशन और अन्य लोग, उनको उन्होंने दे दी। और इस पे उन्होंने एक बहुत ही कड़ा एक नोट लिखा, कार्रवाई करने के लिए कहा। लेकिन दुर्भाग्य से आप जानते हैं कि उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर थे श्री नारायण राणे। शुरू में उन्होंने बोला कि इसमें बहुत गड़बड़ हुई है, कड़क एक्शन लेंगे, लेकिन जल्दी ही उनके शब्द जो हैं शिथिल हो गए और कुछ भी नहीं एक्शन हुआ और ये पूरी की पूरी चीज जो है गाड़ दी गई। लेकिन एक्शन एक जगह जरूर हुआ, वो एक्शन हुआ रमेश कुमार पे। रमेश कुमार जो IAS ऑफिसर थे, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक एप्लीकेशन किया महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मेंबर बनने के लिए और उसके लिए एक समिति गठन की गई जिसके हेड जो थे महाराष्ट्र हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने पूरे केस की छानबीन की और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने रेकमेंड किया कि रमेश कुमार का नाम महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जज की हैसियत से डाल देना चाहिए। लेकिन जब ये फाइल महाराष्ट्र सरकार के पास गई तो उन्होंने बोला कि इस तरह का ऑफिसर हमको नहीं चाहिए मैट में, और उन्होंने एक के बाद एक ऐसे ऑब्जेक्शन लगाने शुरू किए जो कि ये भी कहा जा रहा है कि एक दूसरा ऑफिसर है जिसका जो है जो कहते हैं कि उन्होंने लवासा कॉर्पोरेशन को मदद की थी इलीगल एनवायरमेंट क्लियरेंस देके, उसको जो है फेवर करने के लिए इस तरह की कई बातें चल रही हैं। लेकिन तथ्य ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस ऑफिसर को एक कहा कि जज बन के आ सकता है, उसको उन्होंने जो है उसको जो है जिन्होंने पूरा का पूरा स्कैम सरकारी डॉक्यूमेंट्स में किया। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल दुर्भाग्य से शायद वो डॉक्यूमेंट्स मंत्रालय के फायर में, आग में शायद नष्ट हो गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि हमने काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं संतोष जोड़कर, RTI एक्टिविस्ट हैं, कई बार जो है इसके बारे में इन्होंने कोशिश की कि इसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, लेकिन फिलहाल जो है डॉक्यूमेंट्स इस विषय में नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है और वो ये कि रमेश कुमार ने पूरा का पूरा ये जो स्कैम है सामने लाया और उनको जो है वो पूरा का पूरा केस नारायण राणे जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने उसको जो है दबा दिया। कहानी यही खत्म नहीं होगी, कहानी और आगे चलेगी, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए और भी गलती कह सकती है। शरद पवार ये कह सकते हैं, मैं नहीं जानता, अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने मिलकर किया होगा, मेरी बेटी है मैं नहीं जानता, वो उन्होंने किया होगा। लेकिन आगे की जो कहानी है वो शरद पवार तक आप सब लोगों को लेके जाएगी। और वो ये, शरद पवार एक केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उनका यहाँ के लैंड रिलेटेड मैटर्स में कोई संबंध नहीं आता, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं। लैंड से रिलेटेड मैटर्स
टाउन प्लानिंग के मैटर्स, बिल्डिंग कैसी हो, रोड कितना चौड़ा हो, हाइट कितनी हो, एफएसआई कितना दिया जाए, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन शरद पवार ने कहा नहीं, मैं इसमें भी हस्तक्षेप करूंगा और लवासा को जो जो चीजें चाहिए, कानून कहे या न कहे, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। 2006 में अनुदित देशपांडे ने कुछ लवासा कॉर्पोरेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ कंसेशंस मांगे थे, जो कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया कि ये नहीं मिल सकता। ये लेटर हमने लगाया हुआ है, ये 25 मई 2006 की बात है। लेकिन लवासा कॉर्पोरेशन को इतने ज्यादा कंसेशंस चाहिए थे, इतने ज्यादा उनको कानून के आगे जाना था, क्योंकि सबसे बड़ी जो उनके सामने अड़चन थी वो एक कहते टेक्निकल बात है ग्लोबल एफएसआई की, यानी कि जो इतनी सारी जमीन पानी के अंदर चली गई है और जो जमीन पहाड़ों पे है, खड़ी चढ़ाई पे है, जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, उधर सबका जो है एफएसआई उठा के, जिसे ग्लोबल एफएसआई कहते हैं, यानी उस विश्व, लवासा विश्व का जो एफएसआई है, एफएआर, उत्तर भारत में एफएसआई को एफएआर कहते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो, यहाँ पे इसको एफएसआई कहते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी जितनी जमीन है उसी अनुपात में आप बना सकते हैं। जनरली कानून कहता है कि आपका जितना बड़ा प्लॉट है उसी अनुपात पे आप उतनी मंजिल चढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि लवासा कॉर्पोरेशन की जो पूरी की पूरी एरिया थी, उसमें लेक्स है, पहाड़ी है, उन सब से कहा कि इन सब से एफएसआई जनरेट होगा, और वो एफएसआई जो है जहां पे बिल्ड कर सकते हैं वहां पे बिल्ड ला के ऐसे एफएसआई उन्होंने डाल दिया जिससे कि वहां की बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ जाए, एक मंजिल 2 मंजिल के बदले वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन सके। तो उन्होंने शरद पवार, ये फ्लोटिंग एफएसआई लेने का उनका बहुत था, और भी बहुत सारे कंसेशन थे। तो इसलिए शरद पवार ने उस समय के मुख्यमंत्री और अजीत पवार जो उनके नेफ्यू हैं, अजीत पवार का भी टाउन प्लानिंग से कोई नाता नहीं है। अजीत पवार इरिगेशन मंत्री है, उनका सिंचाई से नाता है, उनको क्या संबंध लवासा से। तो उन्होंने एक सिंचाई मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ कृषि मंत्री, उन्होंने मिलकर लवासा में एक गेस्ट हाउस है, उसका नाम है एकांत, शायद उनको एकांत में पूरी मीटिंग करनी थी, इसलिए वो एकांत में गए होंगे, और उस एकांत गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई जहां पे शरद पवार थे, अजीत पवार थे, उस समय के मुख्यमंत्री थे, और जो बाकी सीनियर सरकारी ऑफिसर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन सब लोगों को शरद पवार ने अपनी पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करते हुए बुलाया। अन्यथा एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कोई जुरिसडिक्शन ही नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और उस मीटिंग में सब निर्णय लिए कि लवासा को जिस जिस तरह की चीजें चाहिए, ग्लोबल एफएसआई चाहिए, ग्लोबल एफएसआई के साथ फ्लोटिंग चाहिए, क्योंकि ग्लोबल एफएसआई यदि जनरेट हुई तो वो फ्लोट करते हुए जो है बाकी प्लॉट्स में पहुंच जाए। तो ग्लोबल एफएसआई सैंक्शन हुई, फ्लोटिंग एफएसआई सैंक्शन हुई, हाइट बढ़ाने की मैटर्स उनके सैंक्शन हुई, और उसके बाद जो है उसमें एक डिटेल मिनट्स ऑफ मीटिंग गई, और उस डिटेल मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये चीजें जो हैं वो सर्कुलेट हुई, और उस सर्कुलेट होने के बाद उसकी भी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसकी जो प्रत है, मैंने उसका डॉक्यूमेंट इसके साथ एनक्लोज किया हुआ है। अब आखिरी सवाल है, मुझे कुछ इस विषय में कुछ बहुत ज्यादा जोर से नहीं कहना है, वो ये कि केजरीवाल जी को ये सब बातें पता थी या नहीं थी। मेरे ख्याल से जो मैंने कहा है इसका लगभग 80% उनको जरूर ज्ञात था। अब ये कहेंगे मैंने उनको डिटेल दिया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। प्रश्न ये है, जब मैंने उनको डिटेल दिया, क्या आपने मुझसे पूछा? मैं एडवोकेट हूं, मैं वकील हूं, मैंने उनके लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन किए हैं। क्या मैं केजरीवाल जी के जाके बोलूं कि मुझे काम दीजिए और मुझे आपके लिए करना है? ये उनका कर्तव्य बनता है। मैंने पूरे लीगल नोट्स बना के दिए, सब लीड बना के दिए। उन्होंने कुछ चीजें अपनी वेबसाइट में डाली, ठीक है, उसको बढ़ाया, लेकिन जो उसके जो अहम मुद्दे थे, क्विड प्रो क्यो, यानी मुफ्त में जमीन दी गई, अपने रिश्तेदार को दी गई, उस जमीन को एकाएक उसकी जो कॉर्पोरेशन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए हो जाती है, उसका 10% शेयर जो है लगभग नगण्य मूल्य में बेच दिया गया। कहाँ गया वो पैसा? कैश में लिया या क्या लिया, कुछ नहीं कह सकते। मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद चलिए केजरीवाल जी की ये बात तो मैं मानता हूं, लेकिन सन 2009 में मेधा पाटकर जी ने
एक इंक्वायरी कमेटी स्थापना की थी लवासा से रिलेटेड, जिसका मैं मेंबर था और 2 लोग मेंबर थे और अरविंद केजरीवाल जी भी मेंबर थे, और हम लोगों ने सबने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी डिटेल। और उसके उपरांत ये रिपोर्ट है 20 अप्रैल 2009 की एक रिपोर्ट है, जिसका मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज जो है एनक्लोज किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि केजरीवाल जी का लवासा की इंक्वायरी में पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने ये पूरी बातें जो कि, क्योंकि जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं इतना बड़ा एक स्कैम एक्सपोज कर रहा हूं, पूरे देश को उन्होंने एकदम रोमांचित करके रखा था कि बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा था शायद यही घोटाला लाने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन जब बाद में देखा कि एक छोटा सा मैटर, गडकरी का मैटर, जो कि एक गांव में एक सरकारी जमीन हर गांव में रहती है, कलेक्टर हर गांव में जो है ये सब खेती के लिए देता है, महाराष्ट्र के हर गांव में अतिक्रमण होता है, लोग इस तरह के कलेक्टर शॉर्ट टर्म लीज में सरकारी जमीन एग्रीकल्चर के लिए देती है, रेलवे भी देती है अपने रेलवे ट्रैक के किनारे एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन, और उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया गलत लीगल पॉइंट पे। तो मुझे लगा कि ये चीज उनको लाना चाहिए था। अब आप ही बताइए, जो स्कैम केजरीवाल जी सामने लाए हैं वो कितना बड़ा है, और जो स्कैम कागज के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो कितना बड़ा है। अब आपका काम आगे रहता है ये देखने के लिए कि शरद पवार अब केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं या नहीं, वो रहे या न रहे केंद्रीय मंत्री वो उनके ऊपर है। लेकिन हम केजरीवाल जी जैसे नहीं हैं कि एलिगेशन करने के बाद चुप लगा जाए, हम चीज को आगे बढ़ाते हैं। लवासा कॉर्पोरेशन को मैंने लीगल नोटिस दिया था अप्रैल 2010 में, और मेरी लीगल नोटिस पे पूरा का पूरा उनका काम बंद कर दिया गया, और लगभग 1.5-2 साल से वो उनका काम बंद पड़ा रहा, 1.5 साल, और उसके बाद कुछ लीगल पॉइंट्स लेके अभी वो मैटर हाई कोर्ट में, लेकिन वो एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर है, करप्शन रिलेटेड मैटर, तो अब शुरू होगा। एनवायरमेंट अलग चीज है, भ्रष्टाचार अलग चीज है, मनी लॉन्ड्रिंग अलग चीज है। और अब जो है मैं इस केस को, ये जो करप्शन का मैटर है, इसको हम बिल्कुल एक साइंटिफिक वे में इसको हम उसमें डिटेल लॉ बेस्ड, डॉक्यूमेंट बेस्ड हम एक कंप्लेंट बनाने वाले हैं। क्योंकि राज्य सरकार का मामला है, इसका संवैधानिक जुरिस्डिक्शन एंटी करप्शन ब्यूरो को आता है। और आबा जी अभी फिलहाल जो है ये सरकारी नौकरी छोड़ दी है, ये भी 11 दिन और इनको सरकारी उसमें है, और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि नवंबर के पहले हफ्ते में इस केस को जो है आप इसको एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी कंप्लेंट बना के इसको जो है एक कानूनी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाइए, जिससे कि इस पे एफआईआर हो सके। एक बार यदि एफआईआर होगी, तफ्तीश होगी तो ये पता चलेगा कि इस तरह के शेयर्स जो हैं कैसे आए, कैसे गए, किसने दिया, कैसे ये लैंड अलॉटमेंट हुआ, इतनी बड़ी जमीन मुफ्त में कैसे दे दी गई। रमेश कुमार का जो नोट है, IAS अफसर महाराष्ट्र के ईमानदार ऑफिसर, उनके नोट को किस तरह से नारायण राणे ने दबा दिया, ये सब चीजें तफ्तीश के बाद ही होंगी। और यही चीज अब हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चीज मैंने तथ्य दिया, अब मैं सब कागज जो है आप लोग को अभी मैं दे देता हूँ। मैं केजरीवाल पे इसका दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि केजरीवाल जी से मेरा एसोसिएशन 2004-2005 का है। उनको भी नौकरी छोड़नी थी, मुझे भी नौकरी छोड़नी थी, इसीलिए हम लोग शायद पास में आए। मैंने IPS की नौकरी छोड़ी, उन्होंने कुछ दिनों बाद जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस की नौकरी छोड़ी। लेकिन एक बात जरूर है कि इस केस को गडकरी के खिलाफ एक कानूनी रूप से गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के ये केस को जो उन्होंने एक सेंसेशनलाइज किया है और इतना बड़ा केस छोड़ दिया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये समीकरण देखा होगा कि दिल्ली में अगला इलेक्शन है, दिल्ली में कांग्रेस स्ट्रांग है, दिल्ली में बीजेपी स्ट्रांग है, कांग्रेस को कलंकित कर दिया, अगर बीजेपी को भी कलंकित कर दिया तो काफी कुछ दिल्ली का वोट उनके पास आ जाएगा। शायद यही मंशा से इन्होंने इतना छोटा केस इतना बड़ा कर दिया, और इतना बड़ा पहाड़ जैसा केस जो है उन्होंने उसको what you are revealing, most of it is known in public. Supriya Sule's instruction is known in public. Yes, it is. Does anybody know that 348 acres of land was almost given free of cost to Supriya Sule's company? Does anybody know about it?
Do you know about it? If you knew about it, why it has not come on the internet? You have a Google search and find out whether Supriya Sule got 340 acres, got 48 acres of this Maharashtra, Krishna Valley land, almost free of cost. Has press ever written the fact that Ramesh Kumar, a very honest IAS officer of Maharashtra, exposed the scam, and that scam was suppressed by Narayan Rane? Has anybody written about it? They all thought Supriya Sule is having a share and that's legal. This is what I think was known by everyone. Another question. You are making serious allegations against Mr. Kejriwal, using in that it is towards all these Gadkari only keeping his political interest in mind. My second question is, he could have exposed the Pawar or Lavasa angle later. Why do you allege him? See, look, this is not an allegation, it is a political assessment. If you try to apply your mind, because he is a politician now. If Kejriwal is a politician, it is incumbent on us to render an impassioned analysis as to why he has done. This is a constructive criticism. This is not an allegation, but certainly when it came to not revealing Pawar's name in such a big scam and coming out with a petty scam, I think it is for you to judge. I am a lawyer. I am an advocate. I cannot go and talk to Kejriwal. A client comes to me. He is my client. A client comes to me. An advocate doesn't go to a client. Would you say that Arvind Kejriwal is heavily compromising Sharad Pawar? See, I have presented the documents. I have presented the facts. I have told you in the beginning. Interpretation has to be yours. एक सवाल ही करना चाहूँगा सीधा कि शरद पवार के खिलाफ सीधा आरोप क्या है? क्योंकि आपने जितने भी आरोप लगाए सब इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का है। सीधा करप्शन का आरोप शरद पवार के ऊपर है या नहीं? आरोप नंबर 1, 348 एकड़ जमीन जिसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ऑक्शन होना चाहिए था, वो अजीत पवार ने लगभग मुफ्त में उन लोगों, शरद पवार की जो बेटी है उनका जहां पे 21% शेयर था और उनके निकट के लोगों का शेयर था, उनको लगभग मुफ्त में दे दी। एलिगेशन नंबर 2, ये इसको आगे बढ़ा, ये जमीन जो है कृष्णा वैली के डेवलपमेंट के लिए दी थी, इसको कमर्शियल यूज अलाउड नहीं था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नोट में ये लिखा हुआ है, वो कैसे होगा? तीसरा जो शरद पवार का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने एकांत गेस्ट हाउस में ऐसी मीटिंग कैसे रखी स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के साथ जिसमें उनका जुरिसडिक्शन ही नहीं था और उस कंपनी को फेवर कर रहा था जहां पे उनकी बेटी थी। और 10,000 करोड़ की कंपनी 2008 में जुलाई में वो जो है लगभग उसका 10.8% शेयर में कितने में बिका, ये सुप्रिया सुले की वेल्थ में नहीं देखा। ये चीज इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि ये सिर्फ हम एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि 2009 में यदि सुप्रिया सुले की पूरी जायदाद की वैल्यू मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर किया है 15 करोड़ रुपए है, तो अगर उन्होंने 10.8% शेयर 10,000 करोड़ की कंपनी जो 2 साल बाद 10,000 करोड़ की हुई, जिस समय उसने बेचा, ये अब आपका काम है निष्कर्ष निकालना कि कितने में बेची होगी, लेकिन रिकॉर्ड्स में बहुत कम दिखता है। मुझे नहीं लगता कि 5 से 10 करोड़ से ज्यादा में उन्होंने बेचा होगा। आरोपी नहीं हूँ, आरोपी नहीं हूँ, मैं क्यों? शरद पवार ने मीटिंग कैसे ली एकांत गेस्ट हाउस में, जब वो यूनियन कृषि मंत्री है? कृषि मंत्री का क्या काम है? लवासा में बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए और कैसे वहां के रोड्स होने चाहिए, ग्लोबल एफएसआई कैसे निकलना चाहिए, फ्लोटिंग एफएसआई कैसे होना चाहिए, ये शरद पवार का काम नहीं है। क्यों किया उन्होंने? लेकिन सिंह साहब, एक तो ये सब संदेह के घेरे में आप पेश कर रहे हैं, इसका कोई भी प्रमाण अभी तक आपने कागज में सब चीज जो बोला है, एक एक चीज कागज आपको मिलेगा। मैं आपको उसका सवाल ही पूछूंगा, जैसे आप कह रहे हैं एकांत गेस्ट हाउस में, इसका भी कोई प्रमाण? एकांत गेस्ट हाउस में ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये देखिए, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑन लवासा हिल स्टेशन प्रोजेक्ट हेल्ड ऑन 14 जुलाई 2007, a meeting to understand a meeting to understand the Lavasa hill station project and to discuss the problems encountered in its implementation was held by the Chief Minister of Maharashtra on Saturday 14 July at Ekant, Lavasa. The meeting was attended by Shri Sharad Pawar, Union Minister for Agriculture, Shri Ajit Pawar, Minister for Irrigation. अब
कैसे उन्होंने मीटिंग की, किस बात पे उन्होंने मीटिंग की, सरकारी मीटिंग थी, प्राइवेट गेस्ट हाउस में कैसे की, सरकारी मीटिंग मंत्रालय में होती है। तो ये सब चीजें एक संदेह उत्पन्न करती है कि इस पे एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होने के बाद इस पे तफ्तीश होनी चाहिए, तफ्तीश होने के बाद इस पे चार्जशीट होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, और मुकदमा चलने के उपरांत जो है इसमें कोर्ट जो है क्या निष्कर्ष निकाल के सजा देती नहीं, यही कानूनी प्रक्रिया है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। I think Mr. Kejriwal was a part of the inquiry on Lavasa in the year 2009. He was there in the committee. His name He is was there. there in the committee, His and name is there. substantial documents were known to him, and I had given enough indication through my emails as to what are the charges. It was his duty to have come to me and ask what documents you have, and please give me the documents, because as a lawyer I can't go to Kejriwal. It is Kejriwal as a client, his duty to come to me and solicit further documents, but he has substantial documents. Are you saying that now that he's become a politician, he needs to take everything that he says with a pinch of salt and his credibility has been affected? Because See, we are not there, as I said initially, we are lawyers. We go on the technical aspects of law. तो आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अफसर वाईपी सिंह यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर की तमाम बड़े और खुलासों के बारे में उनको पता था, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया, और साफ तौर पे उन्होंने शरद पवार के परिवार पर आरोप लगाए हैं। ये कहा गया है कि सुप्रिया सुले को एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा दिया गया था और कौड़ियों के दाम पे ये दिया गया था। अजित पवार ने मदद की थी, उन्होंने 348 एकड़ का ये जमीन थी जो बहुत ही सस्ते में उनको दी गई थी। लेक सिटी से लवासा को जमीन देने के मामले में वाईपी सिंह ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सिंह ने इस मामले में शरद पवार पर निशाना साधा है और कहा है कि उनके करीबियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। सुप्रिया सुले और उनके पति के ऊपर यह आरोप लगाया है और कहा है कि अजित पवार ने फैसिलिटेट किया है इस पूरे ट्रांजैक्शन को। एक छोटा सा ब्रेक अभी हम यहां पर लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे।